कर दीजिए, हम बोलना शुरू करेंगे। अनसॉल्व में सेट नंबर 4 कोड है HW। इसका क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट नंबर गा हम लोग करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया कि सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियों की लंबाई बराबर होती है। ठीक है जी, क्या कहा गया? वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियों की लंबाई बराबर होती है। तो सबसे पहली चीज जो ये थ्योरम है वृत्त चैप्टर का, सबसे पहला जो इसमें हम काम करते हैं वो लिखने दिया है में लिखेंगे कि वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है तथा बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियां, बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियां, मतलब नाम स्पष्ट कर देंगे उनके क्या हैं, PA तथा PB है। एक बार फिर से हम लोग समझ लिया हमने क्या कहा। हमने कहा एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और बाह्य बिंदु P से सर्कल पर खींची गई दो स्पर्शियां हैं जिनके नाम है PA और PB। अच्छा, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है ये सिद्ध करना है। अगला पॉइंट क्या है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में हम ये लिख देंगे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियां बराबर होती हैं। इट मीन्स वी हैव टू प्रूव PA इक्वल्स टू PB। हमें सिद्ध करना है कि PA बराबर PB। अब हम इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन यानी रचना कर लें। रचना में हम ये लिख देंगे कि OA तथा OA OP तथा OB को मिलाया। तीन चीजों को हमने मिला लिया। किसको किसको मिलाया? OA OP तथा OB को मिलाया। अगला जो पॉइंट है वो है प्रूफ का, माने हमको उत्पत्ति करनी है। अब देखो हमें इसमें करना क्या है, हमें PA बराबर PB करना है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर लें, इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर लें? सर्वांगसम। ऊपर एक ट्रायंगल दिख रहा है, नाम इसका कर लो OAP और नीचे वाले को कह दो OBP। अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम कर दें तो हो जाएगा PA बराबर PB, जो कि रिक्वायर्ड है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कैसे किए जाए? सबसे पहला थ्योरम इसमें लगाएंगे, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत हो तो ये 90 अंश, ये भी 90 अंश। क्या थ्योरम बोला? स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होती, तो ये 90-90 हो गया। अच्छा, 90 के सामने कर्ण होता, 90 के सामने यहाँ भी कर्ण होता, OP कॉमन है। एक तो 90-90 दोनों में इक्वल, दूसरा OP कॉमन, तीसरा बता दें आपको OA बराबर OB, दोनों त्रिज्याएं हैं। तो रूल कौन सा लगेगा? रूल लगेगा RHS। कौन सा रूल लगेगा? RHS। दोनों ट्रायंगल राइट एंगल्ड है, हाइपोटेनियस सेम है और साइड भी इक्वल है, तो रूल लगाएंगे RHS सर्वांगसमता नियम से। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम। तो लिखने वाले यहाँ पर त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP। OAP और OBP में इन दोनों को हम करने वाले हैं सर्वांगसम। तो यहाँ लिखेंगे एंगल OAP एंड OBP बोथ आर 90। OAP इज इक्वल टू OBP। हमने लिखा OAP और OBP बराबर है। रीजन यहां ब्रैकेट में लिख देना कि स्पर्श रेखा, वही थ्योरम लिख दो नीचे, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होगी, परस्पर लंब होते हैं।
यहाँ पे थ्योरम लगा दिया कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होते हैं। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर लिखने वाले हैं OP इक्वल्स टू OP। OP बराबर OP क्यों? क्योंकि इसके लिए हम लिख देंगे उभयनिष्ठ या कॉमन। और तीसरी जो बात है वो लिख देंगे OA बराबर OB। OA बराबर OB ये क्यों? OA बराबर OB इसलिए क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। तो रूल यहां पर लगेगा, देखो दोनों राइट एंगल्ड हैं, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण समान है और एक भुजा और समान है, तो रूल इसमें लग जाएगा RHS। रूल इसमें लगेगा RHS। यहां लिखेंगे RHS सर्वांग समता नियम से, RHS सर्वांग समता नियम से हम ये कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज यानी OAP सर्वांगसम होगा त्रिभुज OBP के। सर्वांगसम त्रिभुजों के OAP है, OAP सर्वांगसम होगा त्रिभुज OBP के। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि PA बराबर PB चाहे हिंदी में लिख दीजिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, या ब्रैकेट में आप CPCT लिख दो। इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल आर इक्वल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। सिद्ध हो गया कि वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियां बराबर होती हैं। देखिए एक त्रिभुज है ABC, इसकी भुजा, एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं हम लोग। इन्होंने कहा एक त्रिभुज है जिसका नाम इन्होंने बोला कि ABC है। फिर आगे ये कह रहे हैं इसकी भुजा BC पर एक पॉइंट है D। भुजा BC पर एक पॉइंट है जिसका नाम इन्होंने रख दिया क्या? D। ये कोई मिड पॉइंट नहीं है, बस एक पॉइंट है, ये बताया गया। भुजा BC पर एक पॉइंट है D इस प्रकार है कि एंगल ADC यहां पर दिया है, मैं लिख देते हैं इसमें पूरी बात जो दी है वो लिख देना कि त्रिभुज ABC में भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। हम सीधे काम की बात लिख रहे हैं कि एंगल ADC वही है जो BAC है। चलिए इनको बनाते हैं। ADC का मतलब पहले आप इसको मिला लीजिए ऐसे, तो ADC तो ये वाला कोण हो गया और BAC ये वाला कोण हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि D पॉइंट हमने इस तरीके से यहां पर लिया है कि ADC माने ये वाला कोण और BAC यानी ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं? बराबर है। ये एंगल इसके इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है टू प्रूव, मतलब सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में क्या लिखा है? सिद्ध करना है में लिखा है कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होता है वो होता है किसका? कि उत्पत्ति कैसे करी जाए, प्रूफ कैसे करें इस पर। तो बेटा प्रूफ करने के लिए हम एक काम करने वाले हैं। हम यहाँ पे दो त्रिभुज ऐसे लेंगे जिनको हम सर्वांगसम नाम हम आपको बताते हैं वो त्रिभुज है कौन से। एक तो त्रिभुज हम ये वाला ले लेंगे, ये जो पिंक कलर का ट्रायंगल हम हाईलाइट कर रहे हैं, एक त्रिभुज हम ये लेंगे और ये त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप कर देंगे। क्या हमने कहा? हम पिंक ट्रायंगल को फुल ट्रायंगल के समरूप करना चाहते हैं। समरूपता के तीन नियम होते थे, एंगल एंगल, साइड 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 और एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड साइड। तो इसमें एक कोण तो बराबर दे ही रखा है। कैसे? पिंक ट्रायंगल का ये वाला कोण पूरे ट्रायंगल के इस कोण के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। और अगर ध्यान से देखो तो एक एंगल है कॉमन। एक एंगल क्या है? कॉमन है। कौन सा? वो एंगल C है। ये जो C एंगल है वो इस पिंक ट्रायंगल में भी है, फुल ट्रायंगल में भी है या नहीं है? एंगल C जो है वो इस पिंक ट्रायंगल का हिस्सा भी है
और फुल ट्रायंगल यानी पूरा त्रिभुज एबीसी ले लो, उसका हिस्सा दिया। तो इसका मतलब पिंक ट्रायंगल के दो कोण फुल ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर है। अब दो एंगल अगर इक्वल हो तो रूल कौन सा लगता है? एंगल एंगल हो गए समरूप। उसके बाद लगाएंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इससे याद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ट्रायंगल का नाम लिख देंगे एडीसी, त्रिभुज लेंगे एडीसी। अच्छा, इसके संगत लिखा कैसे जाए हम आपको बताते हैं। एडीसी लिया है तो त्रिभुज, देखो इसमें सी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा उसमें सी पॉइंट पर वही बनेगा। तो अगर इसमें सी बाद में तो उसमें भी सी बाद में रखो। अब एडीसी में जो डी पर एंगल बन रहा था उसमें ए पर बन रहा था पूरे में, तो डी के करस्पॉन्डिंग ए रखो, बचा हुआ तीसरा बराबर कर दो। तीसरा क्या बचा उसमें? बीएसी। तो दो ट्रायंगल हमने लिए, नाम इसके क्या लिखे हमने? एडीसी और बीएसी। सबसे पहला कोण तो वही लिख दो ऊपर जो दिया था, एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी। ये क्यों बराबर है, क्या लिखोगे? दिया है। क्लियर सबको? इसके आगे ये वाला एंगल एसीडी वही है जो एसीबी है। इसको हम जानते हो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ यानी कॉमन। अब रूल लगेगा एंगल एंगल, कोण कोण समरूपता से हम ये कहेंगे कि त्रिभुज एडीसी समरूप है त्रिभुज बीएसी। इसके बाद यहां ये लिखेंगे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुज अगर है तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होती है? समानुपाती होती है। देखो एडी के संगत कौन है? बीए। एडी के संगत कौन है? बीए। एडी अपॉन बीए इज इक्वल टू सीडी अपॉन सीए। अगर इसको हम सीडी कह रहे हैं तो उसको सीए कह रहे हैं, एसी भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो सीडी अपॉन सीए। अब इधर उधर वाले अक्षर लेते हैं। सीए बीच वाला ड्रॉप कर रहे हैं, तो किनारे वाले ले रहे हैं। सीए अपॉन सीबी कह लो या बीसी, सीबी कह लो। अब इसमें जिन दो को लेने से अपना काम बन जाए वो ले लिया जाए। इसे हटा दीजिए, ये दोनों उठा लेते हैं। तो सीए इंटू सीए क्या हो जाएगा? सीए स्क्वायर, सीए इंटू सीए स्क्वायर इज इक्वल टू सीबी इंटू सीबी इंटू, और यही हमारा सॉल्यूशन। बताइए सबको। देखिए 22 का अंगा पाठ है, वर्गंतराल और बारंबारता दिए 4 नंबर में, और हमें माध्यक मतलब माध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहला काम जो इसमें करते हैं वो सीएफ निकालते हैं। सीएफ का मतलब होता है संचयी भाग। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 14 लिखेंगे, 14 में 56 जोड़ेंगे, 6 4 10 का 0 हासिल 1 5 1 6 और 1 7। ठीक है, अब ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 ऐसे आएगा, 7 6 13 130। फिर ये 86 ऐड करेंगे तो 6 और 0 6, 8 3 11 का 1 हासिल 1 1 1 2 216। फिर 74 जोड़ेंगे, 6 4 10 का 0 हासिल 1 7 1 8 1 9 290। फिर ये जोड़ेंगे तो 0 और 2 2 9 6 15 के 5 हासिल 1 2 1 3। फिर 48 जोड़ेंगे तो 8 2 10 का 0 हासिल 1 5 4 9 10 का 0 हासिल 1 3 1 4। अच्छा, इनको ऐसे भी जोड़ के देख लेना, आप लोग इसको रीचेक करना, इसको जोड़कर देखना 400 ही आना चाहिए, क्योंकि हम जोड़ ही तो रहे थे। अगर इनको डायरेक्ट जोड़े तब भी कितना आना चाहिए? 400। अब 400 का आधा करेंगे, हम पता करने की कोशिश में है कि हमारा वर्गंतराल नहीं, हमारा माध्यिका वर्ग कौन सा है। तो 400 का आधा किया तो कितना मिला? 200। आपको बताएं 70वें पद तक ये अंतराल चलेगा, 130वें पद तक ये चलेगा, और 131वें से 216वें पद तक ये अंतराल चलेगा। तो ये माध्यिका वर्ग है। ये क्या है? तो यहां लिखेंगे, यहां माध्यिका वर्ग 30 से 35 है। यहां माध्यिका वर्ग जो है वो 30 से
30 से 35 जो है वो माध्यिका वर्ग है, क्योंकि 400 का आधा 200 और 130वें पद तक ये अंतराल चलेगा, 131वें 131 से 216वें तक, यानी 200वां इसी में आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए माध्यिका निकालने का फॉर्मूला। तो उसके लिए आप माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, एल होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, एल हो गया 30, एन होता है बारंबारताओं का योगफल यानी 400, और सीएफ जानते हैं क्या होता है? सीएफ मतलब माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता, दैट इज 130 L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता 86, और H मतलब होता है वर्ग विस्तार। आपको पता है वर्ग विस्तार या 5/5 का चल रहा है, तो H इज इक्वल टू 5। ये वो चीजें हमने लिखनी जो माध्यक के सूत्र में जरूरत पड़ती है। अब यहां लिखेंगे माध्यक हो गया L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। वैल्यू लगाएंगे इस फॉर्मूले के अंदर, L की वैल्यू है 30 प्लस n अपॉन 2, n जानते हैं कितना है 400 बटे 2 माइनस CF इज 130 अपॉन F इज 86 इंटू H है वर्ग विस्तार यानी 5, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 200, फिर 30 प्लस 200 में 130 घटता है तो ये 70 हो जाता है, 70 बटे 86 गुणे 5। अभी आप देखेंगे 2 से कैंसिल हो रहा है, तो जितना हो जाए ऐसे कर लेते हैं। 2 3 6, 1 7, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 3 6। अब 43 से कटेगा तो है नहीं, तो 35 और 5 की गुणा कर लेते हैं। 55 25 के 5 हासिल लगेंगे 2, 5 3 15 और 2 17। 175 को 43 से भाग करोगे आप। अब इतना तुम्हें आता होगा कि 175 को 43 से भाग करें तो कितना आएगा। तो जैसे हम करेंगे वैसे आप नहीं कर सकते, आपके पास ये सुविधा पेपर में उपलब्ध नहीं होगी, तो आप जो तरीका है उससे ही करें। तो 175 को 43 से भाग करना 10th क्लास के बच्चे को आता है, वो आएगा 4.06। 4 इसको डिवाइड किया तो मिलेगा 4.06। अब सीधी सी बात है कि आंसर 30 और 4 34, यानी 34.06 ये आंसर। देखिए क्वेश्चन है 22 का 4, इसमें कह रहे हैं कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। जैसे ही इन्होंने कहा एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो हमने उसका सैंपल स्पेस लिख लिया, यानी उसके कुल प्रकार लिख लिए। एक पासे को अगर एक बार फेंके तो उसके सैंपल स्पेस में 6 चीजें आएंगी। वो क्या है? 1 2 3 4 5 6, पासे पर 6 ही अंक होते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता निकालो। पहला पार्ट है एक अभाज्य संख्या, तो लिखने का तरीका देख लीजिए। यहां लिखेंगे माना एक अभाज्य संख्या, मान लिया एक अभाज्य संख्या आने की घटना ई है। अब इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है ये सोचिए। एक अभाज्य नहीं होती है, ध्यान रखना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 4 अभाज्य नहीं, 6 अभाज्य नहीं, तो अभाज्य कौन बची? 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को लिख सकते हैं नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, मतलब वही घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो घटना के अनुकूल कितने हैं? 3, टोटल कितने हैं? 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो आंसर इज 1/। इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं। 2 पार्ट है, 4 नंबर में है तो 2 नंबर में, 2 नंबर का एक पार्ट, 2 नंबर का एक पार्ट। फिर ये कह रहे हैं 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता। तो यहां लिखेंगे माना 2 और 6 के बीच स्थित संख्या आने की घटना F। तो बेटा 2 और 6 के बीच में कौन कौन नंबर होते हैं? इससे आसान प्रश्न क्या होगा? 2 और 6 के बीच के नंबर पूछ रहे हैं। 2 और 6 के बीच के नंबर कौन है? 3,
4 और 5। अब आपको बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एफ बटे नंबर ऑफ एस। आपको बताएं एफ में 3 लोग हैं, टोटल 6 लोग हैं, 3 1 कम 3 3 दूना 6, डिस्ट्रीब्यूशन इज 1/2। दोनों ही पार्ट्स का आंसर आया है 1/2। अब इसके बाद 6 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। 23 में 2 पार्ट होते हैं, कोई एक करना है। किसी एपी के पहले 8 पदों का योगफल 64 है। बेटा योगफल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 8 पद है तो सफिक्स में 8 लिखेंगे, 8 पदों का योगफल 64 है। इसके बाद ये कह रहे हैं 17 पदों का योगफल, योगफल को ऐसे लिखते हैं, योगफल को हम लोग ऐसे लिखते हैं। 17 पदों का योगफल है तो सफिक्स में 17 लिख देंगे। 17 पदों का योगफल 289 है। तो यहाँ पर हमसे 2 चीजें पूछी जा रही हैं, एक तो इन्होंने पहला पद पूछा है और दूसरा सर्वांतर पूछा है। यहाँ आप ये लिख भी लेना, 6 नंबर में है तो सारी चीजें लिख लीजिए। आपको यहाँ पहली लाइन लिखना कि माना एपी का पहला पद ए और सर्वांतर डी है। अब फार्मूला लिखना है यहाँ पर, एसएन बराबर क्या फार्मूला होता है यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एसएन बराबर फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। अगर ये फार्मूला हम इस इक्वेशन के लिए खोल देते हैं, S8 क्या होगा, 8/2, S8 is 8/2, 2a + 8 - 1 × d is equal to 64। अब 2 से काटिए, 2 4 जा 8, फिर 4 से उधर काटिए, बटे में ले जाए, 4 1 कम 4, 2 6, 2 बचे 24, 4 6 24। 2a + 8 में से 1 जाएगा 7, 2a + 7d is equal to 16। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखो हमको चाहिए क्या, हमको ए और डी चाहिए। एक समीकरण ए डी में मिल गया, अगर एक और मिल जाए तो हो गया कल्याण। एक और इक्वेशन बनाते हैं। अब इस वाली इक्वेशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। S17 लिखेंगे तो 17 यहाँ भी, तो 17/2, 2a + n की जगह पर जैसे 17 रखा तो 17 यहाँ भी 17, 2a + 17 - 1 × d इज इक्वल टू 289। अब 17 से उधर भाग करेंगे, 17 से उधर भाग करेंगे तो 2a + 17 में से 1 जाएगा 16। अब 17 का वर्ग होता है, आप जानते हो 17 का वर्ग होता है 289, तो 17 17 हम 289 और 2 से उधर गुणा होगी तो 17 दूनी 34। इक्वेशन 2। अब ये वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख के घटा दीजिए, 2a + 7d इज इक्वल टू 16। घटाते हैं इसे, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, +2a - 12 कट गया, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और ये घटाइए 14 में से 6 जाएगा तो 8, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1। अब 9 से काट दोगे तो एक वैल्यू आ जाएगी 9 दूनी 18, यानी सर्वांतर कितना है 2, सर्वांतर 2 है। अब हमें अगली इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, 2a + 7d 16 है। इसमें हम लोग क्या करने वाले, d की वैल्यू 2 लगा देंगे। अब 7 दूनी 14 बराबर 16, 16 में से 14 गए तो 2 और 2 1 कम 2, a की वैल्यू कितनी जवाब दीजिए। लास्ट में फिर से दोनों आंसर एक साथ लिख देना कि पहला पद 1 है और सर्वांतर 2 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है, वो एक समान चाल से 180 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है जिसके बारे में हमें ये बताया गया कि रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है और 180 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से 180 किलोमीटर दूरी क्या कर रही है, तय कर रही है। आगे इसमें बढ़ेंगे तो पता चल रहा है कि अगर चाल 5 किलोमीटर घंटा प्लस कर दें, जो भी उसकी स्पीड रही होगी उस स्पीड को अगर +5 कर दें तो सीधी बात है समय कम कर देंगे। जब भी आप चाल बढ़ाओगे तो आपको समय कम लगेगा अगर दूरी वही रखेंगे। हाँ वही कहा है कि अगर चाल +5 कर देंगे तो भैया यात्रा में आधा घंटा जो समय लगता होगा, पहले जो समय लगता होगा उससे आधा घंटा कम लगेगा। समझ पाए? तो रेलगाड़ी की चाल निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें मान लेंगे, जो बात पूछी जाती है उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर
प्रति घंटा। और समय मान लो, देखिए ये सवाल 3 चीजों पर आधारित होता है, समय, दूरी और चाल। चाल आपने मान ली, समय मान लिया, सॉरी दूरी आपने मान ली, दूरी दे रखी थी, समय मान लीजिए। माना 180 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर T घंटा। ठीक है, 180 किलोमीटर दूरी इसी चाल से तय करने में मान लिया T घंटा लगता है। अब एक फार्मूला हम लोग जानते हैं सभी लोग कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। कई तरीके से इसको लिख सकते हैं, जैसे चाहो लिख लो, आएगा वही। तो समय कितना लग रहा है T घंटा, दूरी कितनी है 180, चाल कितनी है x। इसे इक्वेशन क्या दे दीजिए, इतना क्लियर। अब ये कह रहे हैं कि अगर चाल को हम +5 कर दें, अब पहले चाल कितनी थी भैया x थी, अब ये कह रहे हैं उसे 5 बढ़ा दो, यानी x + 5 कर दो। पहले समय कितना लगता था T घंटा, तो कह रहे हैं अगर चाल बढ़ाओगे तो समय पहले वाले समय से आधा घंटा कम लगेगा, तो T में से 1/2 घटा दीजिए। तो यहां लिखेंगे इस बार, क्या लिखेंगे, यदि चाल x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो समय कितना लगता है, आधा घंटा कम लगता है, तो समय T - 1/2 घंटा लगेगा। अब एक फार्मूला यहां पर लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे समय कितना लगेगा, यहां लिखा है T - 1/2, दूरी कितनी 180 और चाल कितनी, चाल है x + 5। T का मान रख दीजिए 180/x प्लस इधर आया तो माइनस 180/x + 5 प्लस इधर आया माइनस, और माइनस उधर गया तो प्लस। 180 कॉमन ले लिया, 1/x, 180 कॉमन तो 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/2। अब यहां पर 180 लिखा ही है, एलसीएम ले लेते हैं यहां पर, x × x + 5, तो ये वाला टर्म इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इसकी 1 से उधर गुणा करो, तो x + 5 माइनस x × 1 x इज इक्वल टू 1/2। अब ये +x - x दोनों कैंसिल, तो आपको बताएं 180 और ये 2 इधर आएगा, 2 पंचे 10, ये उधर गए, x × x + 5, 18 × 18 2 0, x × x x² + 5x, x² + 5x प्लस 1800 उधर गया तो -1800, इसको इधर ले लिया तो इधर बचेगा क्या 0। अब 1800 के ऐसे फैक्टर करिए, 1800 के ऐसे फैक्टर करिए कि घटाने पर 5 आ जाएगा, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 45 और 40। देखते हैं 45 में 40 घटेगा तो 5 और 45 चक्कू 180, एक 0 फ्री में, सही है। x² + 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर, तो 45 में 40 जाएगा तो 5 मिलेगा। इन दोनों में x कॉमन बचा, x फिर x कॉमन तो 45, फिर -40 कॉमन तो x बचा, फिर माइनस है तो प्लस 0 कटी जाएगा, 4 चक्कू 16 2 18 4 पंचे। अब इस पूरे में से x + 45 कॉमन बचा, क्या x - 40 इज इक्वल टू 0। एक बार पहला फैक्टर 0, प्लस 45 उधर गया -45, विच इज नॉट पॉसिबल, जो संभव नहीं, -45 चाल थोड़ी हो सकती है। अब दूसरा फैक्टर लेंगे x - 40 बराबर 0, तो x बराबर 40, यहां लिख देंगे कि रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर